एवरीवन, तो हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स की बात कर रहे थे और हमने एक प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी वो बेसिकली सारी ड्रग्स का हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम डिटेल में हर एक ड्रग को कवर करेंगे। बेसिकली आइसोनियासिड हमारी एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग होती है और ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में आ रही होती है। इसको बायो एक्टिवेशन लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस कब होगी? जब कैटजी जीन या आईएनएचए जीन में मसला होगा। अब बेसिकली आइसोनियासिड में कैटजी जीन और आईएनएचए जीन का मकसद क्या है? कैटजी जीन बेसिकली एक एंजाइम को कोड कर रहा होता है विच इज़ कॉल्ड कैटालेस पेरोक्सिडेज। बेसिकली हमारे जो आइसोनियासिड है ना, उसको एक्टिव होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है विच इज़ कैटालेस पेरोक्सिडेज, और ये कैटालेस पेरोक्सिडेज कैटजी ही बनाएगा। अगर कैटजी नहीं होगा तो कैटालेस पेरोक्सिडेज नहीं होगा, कैटालेस पेरोक्सिडेज नहीं होगा तो आइसोनियासिड की एक्टिवेशन नहीं होगी, आइसोनियासिड की एक्टिवेशन नहीं होगी तो आइसोनियासिड बेकार हो जाएगा। तभी कैटजी जीन की म्यूटेशन हो जाना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, बिकॉज आइसोनियासिड फिर बेकार हो जाती है, वो किसी काम करने के काबिल नहीं होती। इसी तरह आईएनएचए जीन बेसिकली प्रोटीन रिडक्टेज को बना रही होती है। अगर आईएनएचए जीन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो हमारा जो आइसोनियासिड है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि आईएनएचए जीन एक एंजाइम बनाती है विच इज़ कॉल्ड कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज। ये कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज आपका आइसोनियासिड बर्बाद कर देता है। इसी वजह से हमें आईएनएचए जीन की ओवर प्रोडक्शन या ओवर एक्सप्रेशन नहीं होने देनी, अदरवाइज आपका आइसोनियासिड बेकार हो जाएगा। तो कैटजी जीन की अंडर प्रोडक्शन और आईएनएचए जीन की ओवर प्रोडक्शन दोनों ही आइसोनियासिड की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमने कहा था हमारे पास आइसोनियासिड है, रिफेम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल है, पाइरिजिनामाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हम इंक्लूड करते हैं। अभी हम आइसोनियासिड पढ़ रहे हैं। आइसोनियासिड क्या करता है? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और माइकोलिक एसिड हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल वॉल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी सेल वॉल नहीं बनेगी सही से तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आइसोनियासिड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। साथ ही साथ हमने ये कहा था कि आइसोनियासिड हमारे विटामिन B6 को कम कर देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। आइसोनियासिड के साथ यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। एक्चुअली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने सारी चीज़ें पूरी बताई हुई हैं, तभी मैं अभी सिर्फ आइसोनियासिड पे फोकस कर रही हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो देख लें। खैर, अब ये टेबल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बोलूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। खैर, अभी हम आइसोनियासिड की बात करें तो आइसोनियासिड क्या कर रही है? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। रेजिस्टेंस कब होगी? कैटजी जीन की अंडर प्रोडक्शन और आईएनएचए जीन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपका आइसोनियासिड बेकार हो जाएगा। और अगर आप आइसोनियासिड को अकेले ले रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस हो जाएगी। साइड इफेक्ट में क्या आता है? मेन इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन वही बात आ रही है कि आपके माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करे, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल है वो टूट रही है, सही से बन नहीं रही है और हमारा सेल डिग्रेड हो रहा है। एक्टिवेशन के लिए इसको कैटजी जीन लाजमी चाहिए, क्योंकि कैटजी जीन एक एंजाइम बनाता है विच इज़ कैटालेस पेरोक्सिडेज। ये कैटालेस पेरोक्सिडेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आइसोनियासिड की एक्टिवेशन के लिए। तभी जब भी कैटजी जीन की अंडर प्रोडक्शन होती है या अंडर एक्सप्रेशन हो जाता है वो, यानी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही होती कैटजी जीन, तो कैटालेस पेरोक्सिडेज नहीं बनता, जिसकी वजह से एक्टिवेशन नहीं होती। एक्टिवेशन नहीं होती तो आइसोनियासिड बिल्कुल बेकार हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये आता है, आप ओरली ड्रग देते हो क्योंकि ओरली भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके सीएसएफ में दाखिल हो जाती है, आपके लिवर में एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, और जो एसिटाइलेशन है वो वेरी करती है जेनेटिकली। बेसिकली रीजन्स में, मतलब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट होती हैं, डिफरेंट ख़ानदान होते हैं। ठीक है, तो हर बंदे का एसिटाइलेशन रेट चेंज होता है। एसिटाइलेशन अगर ज़्यादा होगी तो ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी, जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। अगर एसिटाइलेशन रेट कम होगा तो ड्रग देर से मेटाबोलाइज होगी और देर से बॉडी से बाहर आ जाएगी। अब जो एशियंस हैं, यानी जो हम हैं, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह, ये सारे फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। अभी फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं तो इनकी ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी, जल्दी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। तभी एशियंस में हम आइसोनियासिड का डोज थोड़ा ज़्यादा देते हैं।
क्योंकि वो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, जल्दी बॉडी से ड्रग इनकी मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट हो जाती है। साथ ही साथ आपके इसमें ड्रग इंटरेक्शन होती है, और अगर आप आइसोनियाज़ेड किसी को देते हो तो फिर उसी बंदे में वारफेरिन, फिनेटेन या कार्बामाज़ेपिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रुक जाता है। यूजेज यही आपकी टीबी में होती है। टीबी के प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी होती है, टीबी के इलाज के लिए भी हम ये दे रहे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेन हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। विटामिन B6 कम हो जाएगा, इस वजह से जब भी आपके पास टीबी वाला बंदा है आप उसको टीबी की ड्रग्स के साथ पायरोडॉक्सिन भी रिकमेंड कर दो। आप उसको बोलो कि आपको दिन में लाजमी 25 से 50 mg विटामिन B6 लेनी है, और हम ओरली देते हैं। अक्सर पेशेंट को होता है यार ये तो ऐसे ताकत की दवाई है, क्या मैं पैसे खर्चूँ, क्या मैं एक और दवाई खाऊं, मैं ऑलरेडी 4 दवाइयाँ तो खा रहा हूँ। तो वो उस वजह से ये विटामिन B6 की गोली नहीं लेता, जिसकी वजह से वो 2 महीने बाद आके कहता है डॉक्टर ख़राब है और हमारे जिस्म में तो दर्द ही करा दिया, सुइयाँ चुभने लग गई हैं, इस डॉक्टर ने सही दवाई नहीं लिखी। ठीक है, तो खैर डॉक्टर का इसमें इशू नहीं होता। मसला यही है कि हमारे मरीज़ों को हम सही से बताते नहीं हैं कि ये दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि आपको विटामिन B6 लाजमी देनी है 25 to 50 mg पर डे। साथ ही साथ हमारा G6PD की डेफिशिएंसी अगर किसी की होगी तो उसमें हीमोलिसिस ज़्यादा करा देगी। हेपेटोटॉक्सिक भी है एज रिलेटेड, अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा है उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, बच्चों में तो देखने को भी नहीं मिलती है। बाकी ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी करवाएगी। मेन आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का याद रखना है। रेजिस्टेंस कब होगी? जब कैटजी जीन कम हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा। उनकी कैटजी जीन नहीं होगी तो पेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा, पेरोक्सीडेज नहीं होगा तो आइसोनियाज़ेड एक्टिव नहीं होगी, आइसोनियाज़ेड एक्टिव नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी ड्रग किसी काम की नहीं रहेगी। और अगर INHA जीन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो आपकी आइसोनियाज़ेड बहुत जल्दी बर्बाद होने लग जाएगी, और जब आइसोनियाज़ेड ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेड होगी तो अल्टीमेटली आइसोनियाज़ेड को देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे हमारी आइसोनियाज़ेड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम रिफैम्पिन जल्दी से कर लेते हैं।